जय हिंद और नमस्कार। गौतम यूपीएससी की साप्ताहिक श्रृंखला में मैं ध्रुव जानी गौतम यूपीएससी की पूरी टीम की ओर से आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस साप्ताहिक श्रृंखला का मूलभूत उद्देश्य कानूनों का अध्ययन है। ऐसे कानून जिन्होंने भारत के आज के निर्माण में अहम भूमिका निभाई हो, भारत के शासन प्रशासन में अहम भूमिका निभाई हो। और इस श्रृंखला के तहत हमने कई सारे कानून देखे। सबसे प्रथम इस श्रृंखला की शुरुआत में हमने भारत का संविधान कैसे गठित हुआ, भारत के संविधान के गठित के जो जिम्मेदार कुछ कानून थे उनको देखा, कैसे विदेशी हाथों से देसी हाथों में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, ऐसे कानूनों को भी देखा। और आज हम लोग स्वाधीनता के पश्चात के जो कानून है, जो कि भारत में सुशासन लाने की दृष्टि से बनाए गए हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें आज का कानून जो फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, ट्राइबल राइट एक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसका ऑफिशियल नेम थोड़ा बड़ा है, जैसे आपको दृश्यमान है, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट्स 2006, यानी कि 2006 का एक अति महत्वपूर्ण कानून हम लोग आज लेकर उसका अध्ययन करने वाले हैं। ये कानून थोड़ा भिन्न है और थोड़ा विशेष भी है। इसकी भिन्नता का कारण जो है वो ये है क्योंकि ये कानून भारत के संपूर्ण नागरिकों के ऊपर यह अप्लाई नहीं होता, मगर नागरिकों में से जो एक विशेष वर्ग है जो कि आमतौर पे परंपरागत रूप से जंगलों में रहता आया है या आदि जाति का है, उनके ऊपर यह जो पूरा कानून है वो आधारित है। उनको यह कानून से फ़ायदा हो सकता है, उनको यह कानून से ज़मीनी हक भी दिए गए हैं, इत्यादि चीज़ें हैं। तो आज यह कानून हम लोग सेम मोडस ऑपरेंडी से देखेंगे। सबसे प्रथम इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे, बैकग्राउंड में इसके कारणों को चकासेंगे। साथ ही यह कानून में जो मुख्य प्रावधान है, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, उसको देखेंगे और देखेंगे कि कैसे यह कानून ने जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनको संरक्षित करके रखा है। और साथ ही में इसका इंपॉर्टेंस की बात करेंगे और इसके क्रिटिसिज्म को भी देखेंगे। तो शुरू करेंगे आज का यह जो टॉपिक है, जो कि हमें द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे फॉरेस्ट राइट एक्ट भी कहा जाता है, ट्राइबल राइट एक्ट भी कहा जाता है, ट्राइबल लैंड्स एक्ट भी कहा जाता है। कई सारे नाम हैं, मगर सबका जो स्वरूप है वो एक ही है, जिसको हम लोग आज यहाँ थोड़ा विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे, जैसे हमें मालूम है, सबसे प्रथम यहाँ से बैकग्राउंड की बात करेंगे। बैकग्राउंड में आमतौर पे हम लोग कारणों की तपास करते हैं। ठीक है, तो अगर यह कानून के पारित होने के कारणों की तपास करें या उनके कारणों को समझने का प्रयास करें, तो एक ही महत्वपूर्ण मूलभूत कानून हमें देखने को मिलता है, जो है कारण हमें देखने को मिलता है, और वो कारण है कि हमें मालूम है कि भारत में ब्रिटिश राज था, फिर उसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिला। तो ब्रिटिश राज के समय और इंडिपेंडेंस के समय, दोनों के समय जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, जो आमतौर पे भारत की जो मेन स्ट्रीम प्रजा है, भारत का जो मेन स्ट्रीम अर्थतंत्र है, उससे भिन्न है, उससे दूर है, उनके हकों की यहाँ बात की गई है, जो कि ब्रिटिश काल में भी नहीं हुई थी और साथ ही में इंडिपेंडेंस के पश्चात भी नहीं हुई थी। वो हुई जाके 2006 में। 2006 में तो ये पारित हुआ, मगर अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, इसके अमलीकरण की बात करें, तो 31 दिसंबर 2007 को यह कानून लागू हुआ पूरे देश में, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और इससे जो जंगलों में रहने वाले थे, पारंपरिक रूप से या आप समझ लीजिए ऐतिहासिक रूप से जो जंगलों में रहने वाले थे, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स है, उसके ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर रहने वाले जो वर्ग थे, उनके लिए कानून है। साथ ही उनको ज़मीनी हक देता है, उनको लैंड ओनरशिप राइट्स देता है। जंगलों के जो पैचेस होते हैं, लैंड पैचेस, उनके ऊपर यह ट्राइबल्स जो रहते हैं और कई सालों से रहते आए हैं, कई दशकों से रहते आए हैं, उनका हक जो है वो सुनिश्चित करने वाला एक्ट है। तो इसका मूलभूत कारण ये है कि भूतकाल में ना तो ब्रिटिश राज के समय कुछ हुआ, ना तो इंडिपेंडेंस के पश्चात हुआ, और इसीलिए 2006 में जाके इन लोगों के लिए यह एक अच्छा सा कानून लाना पड़ा सरकार को। बीच में कई सारे विवाद भी हुए, कई सारी बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया, कई सारी बार सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार भी आमने सामने आ गए यह मुद्दे पर। तो इसीलिए ऐसी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए 2006 में यह कानून को पारित किया गया और 2007 के 31 दिसंबर को इस कानून को लागू करवा दिया गया, ताकि जो जंगलों में रहने वाले जो हमारे आदिजाति भाई है, उनके हक सुनिश्चित हो, उनका जो लैंड ओनरशिप है वो भी
अच्छा हो वो भी सुनिश्चित हो। तो इसीलिए हम लोग इसे ही एक मूलभूत कारण के रूप में मानते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे नाम भी है इस एक्ट के। इस एक्ट को ट्राइबल लैंड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ट्राइबल्स राइट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसे फॉरेस्ट राइट एक्ट से भी जाना जाता है। ठीक है, कई सारे नाम है इसके, मगर इसका जो उद्देश्य है या उसका स्वरूप जो है वो एक ही है। और मूलभूत स्वरूप इसका ये कहता है कि जो जंगलों में रहने वाले, कई दशकों से रहने वाले जो समूह है, जो लोग हैं, उनका हक जंगलों की जमीनों के ऊपर लगता है और उनका शोषण जो है वो नहीं होना चाहिए। हमें मालूम है कि ब्रिटिश राज में उन लोगों की नीति जो थी वो थी कि भारत के जो कुदरती संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको एक्सप्लॉइट करे, उनसे जो विदेशी इंडस्ट्रीज थी वो चलाई जाती थी। ठीक है, बल्क में यहाँ से रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट होता था और उन लोगों की इंडस्ट्रीज चलती थी, जीडीपी उनका बढ़ता था, यहाँ जंगल हमारे जो है कटते थे। ठीक है, तो इससे जो प्रजाति थी जो कि आमतौर पे ऐतिहासिक रूप से जंगलों में ही रहती थी, उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार होता था, बहुत ही अत्याचार होता था। हालांकि 1927 में एक कानून जो है एक लागू करवा दिया गया था, मगर उस कानून का अच्छी तरीके से अमलीकरण नहीं हुआ था, वो असरकारक साबित नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी तरह ऐसे शोषणों को बचाने के लिए यह कानून यहाँ लाया गया है। ये तो बात हुई स्वाधीनता के पहले की, स्वाधीनता के पूर्व की। स्वाधीनता के बाद भी जो मूढ़ीवादी लोग हैं, यानी कि जो आप समझ लीजिए कि जो पूंजीवादी है, कैपिटलिस्ट है, या उद्योग करने वाले हैं, या आप समझ लीजिए कि जो एंटरप्रीनर्स है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन लोगों के द्वारा ऐसे ज़मीनों को हड़प लिया जाता था। ऐसे ज़मीनों में इलीगल माइनिंग्स की जाती थी, जंगलों को हटा दिया जाता था और अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ कर दिए जाते थे। तो ये सारी गतिविधियों के ऊपर यह कानून ने एक तरह से नियंत्रण ला के रख दिया और जो ज़मीनी हक था वो मात्र और मात्र फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उनको ही दे दिया, ताकि कोई और बाहर का व्यक्ति, कोई और शहरी का व्यक्ति यहाँ आकर जंगलों में आकर जंगलों को तबाह ना कर पाए, या ये जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार ना हो, उनको पीड़ा, प्रताड़ना, यातना का सामना ना करना पड़े। तो ये इसका एक मूलभूत कारण हम देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 1927 में एक नोटिफिकेशन आया था ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से और कहा गया था कि इसमें जो जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं उनको हक दिए जाएंगे 1927 में। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इफेक्टिवली नहीं हुआ, तो ये असरकारक साबित नहीं हुआ। फिर जाके इंडिपेंडेंस आया, इंडिपेंडेंस के बाद भी कोई ऐसा अच्छा मैकेनिज्म हमारे सामने नहीं था। मगर 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। यह पॉलिसी के तहत जंगलों में रहने वाले, परंपरागत रूप से जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए उनके ज़मीनी हक जो है वे तय किए गए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा 6 सर्कुलर्स नियमों के घोषित किए गए, सार्वजनिक किए गए, ताकि यह नीति का काम जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो, बहुत ही जो है बहुत ही आप समझ लीजिए कि एक्यूरेटली हो, इसका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली हो। तो इसीलिए 6 सर्कुलर्स यहाँ ला के रख दिए। मगर फिर भी जो काम होना चाहिए अप टू द मार्क वो नहीं हो रहा था। तब जाके 2006 में यह कानून आया और 2007 में यह कानून को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करवा दिया गया और ये जो रहने वाले लोग थे उनके ज़मीनी हक, जंगलों के ऊपर उनके हक जो है वे सुनिश्चित किए गए। मगर बीच में 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था किसी एक मुद्दे के ऊपर, और उस फैसले के जो है तहत सैकड़ों फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, सैकड़ों जंगलों में रहने वाले लोगों को बाहर जाना पड़ा वहाँ से। इट वॉज ए मास एक्सटीडिशन, या आप कह लीजिए कि एक प्रकार का पलायन था। ठीक है, मगर पूरे देश में इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध में
बहुत ही देखा हुआ है, बहुत ही विरोध हुआ, पूरे देश में विरोध हुआ। तो 2003 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और इस नोटिफिकेशन के तहत कहा गया कि जो ट्राइबल लोगों के हक है वे हक ऐसे ही रहेंगे, उन हकों को कोई छीन नहीं सकता। मगर इस नोटिफिकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तब जाके 2006 में केंद्र सरकार के द्वारा एक अच्छा सा, पहले से एक अच्छा सा नया कानून गढ़ा गया। इस कानून को भारत की संसद में पारित करवाया गया और आखिरी में 2007 के आसपास इसको लागू करवा दिया गया। तो ये इसकी पूरी कहानी है, ये इसकी पूर्व भूमिका है। अब अगर आगे देखें तो हमें सबसे प्रथम इसके उद्देश्य देखने हैं कि इसका मूलभूत उद्देश्य क्या था। उद्देश्य के बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखेंगे जो कि हमें हमारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। साथ ही जैसे मैं कई बार कहता आया हूँ कि ये जो कानूनी हमारी जो श्रृंखला है, जो कानून के ऊपर आधारित है, ये मात्र और मात्र यूपीएससी को ही समर्पित नहीं है, मगर यूपीएससी के साथ अन्य राज्यों की सनदी सेवा, वो सरकारी किसी भी वर्ग की जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं मालूम है कि आमतौर पर सिलेबस एक ही रहता है, मगर जो गहराई है उसका तफावत होता है। तो हम लोग यह यूपीएससी लेवल तक यह पढ़ते हैं, तो अगर आप इसका अध्ययन अच्छी तरीके से कर लेंगे, देन आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इन मुद्दों से जुड़े सवालों का जवाब अच्छी तरीके से दे सकेंगे। ठीक है, तो इसे इस तरह ही देखना है, मात्र और मात्र एक या दो परीक्षा के साथ इसे सीमित नहीं करना है, मगर एक यूनिवर्सल सिलेबस की तरह, एक यूनिवर्सल कंटेंट की तरह इसे देखना है और जहाँ ज़रूरत पड़े, जितनी ज़रूरत पड़े वहाँ उतना अप्लाई करना है। तो ये इसका मूलभूत फंडा है। अब देखें तो सबसे प्रथम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, जिसे हम उद्देश्य भी कहते हैं। देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट आर, फर्स्ट वन, टू रिकॉग्नाइज एंड गिव फॉरेस्ट राइट एंड ऑक्यूपेशन इन द फॉरेस्ट लैंड। यस, टू रिकॉग्नाइज एंड गिव फॉरेस्ट राइट। पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन लोग एलिजिबल है, कौन कौन लोग जेन्युइनली बेनिफिशियरीज है। तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना है। फिर उनको जंगलों के हक देने हैं, जंगलों की जो ज़मीन है उसके हक देने हैं। साथ ही टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू रिकॉर्ड द राइट्स वेस्टेड। यस, एक फ्रेमवर्क का भी निर्माण करना चाहिए जो कि यह जो रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण, ठीक है, उसका एक हिसाब रखे कि किन किन लोगों के, किन किन समूहों के हक जो है यहाँ सुनिश्चित किए गए हैं। और तीसरा उद्देश्य, टू करेक्ट द हिस्टोरिकल इंजस्टिस कमिटेड अगेंस्ट द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि भूतकाल से, यानी कि ब्रिटिश समय से ही यह जो जंगलों में रहने वाले लोग थे उनके ऊपर अत्याचार होते रहे हैं, उनके साथ अन्याय हुए हैं, उनकी ज़मीनों को छीना गया है, उनकी ज़मीनों को तबाह कर दिया गया है। जो वहाँ दशकों से, सदियों से रहते थे, उनको एक ही झटके से वहाँ से भगा दिया गया है। तो यह सारी भूलों को जो है वसूल करने के लिए, या यह सारी भूलों की भरपाई करने के लिए, टू कॉम्पेंसेट दैट हिस्टोरिकल ग्लिचेस, इस एक्ट को यहाँ भारतीय सरकार के द्वारा पारित करवाया गया। भले ही आज़ादी के कुछ सालों के बाद, मगर करवाया बिल्कुल गया है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव की बात है। अब अगर आगे देखें तो हमें मुख्य प्रावधान देखने हैं जो कि इस कानून के साथ जुड़े हुए हैं, और ये जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनके ज़मीनी हकों को सुनिश्चित करते हैं। तो देखेंगे वन बाय वन। द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर, सबसे प्रथम एक्सटेंड, कि कहाँ तक यह एक्ट जो है वो लागू होगा, जुरिस्डिक्शन। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, सारे भारत में, मगर मात्र और मात्र जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के एरियाज को छोड़ के बाकी सारे भारत में यह कानून लागू होगा। जहाँ जंगल होंगे वहाँ लागू होगा। और हमें मालूम है कि हमारे भारत में घने जंगल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, सेंट्रल इंडिया में भी कुछ कुछ जगह घने जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जगह पर ये कानून लागू होगा और उन जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के ज़मीनी हकों को सुनिश्चित करेगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ सेक्शन 2 में दी गई है। एक्सटेंट तो हमने देख लिया, मगर उसके बाद कुछ व्याख्या है, कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या दी गई है जो कि इस एक्ट के सेक्शन 2 में निहित है। देखेंगे सबसे प्रथम फॉरेस्ट लैंड, कि फॉरेस्ट लैंड पहले तो किसे कहते हैं। इट इंक्लूड्स नेशनल पार्क, सेंचुरीज, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एग्जिस्टिंग और डीम्ड फॉरेस्ट, अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अगर संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं तो सारे प्रकार के जंगल, चाहे वो नेशनल पार्क हो, सेंचुरी हो, रिजर्व्ड फॉरेस्ट हो, अनक्लासिफाइड हो, क्लासिफाइड हो, डिमार्केटेड हो, डीम्ड हो,
सारे प्रकार के जंगल जो है वे अपने आप में इस एक्ट के तहत, इस व्याख्या के तहत जो है जंगलों की कैटेगरी में आएंगे। आगे देखें तो दूसरी हमें व्याख्या दी हुई है, यह प्रथम व्याख्या थी। दूसरी व्याख्या है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, कि ये लोग जो है वे आर्थिक रूप से इस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर जी रहे हैं, उसके ऊपर अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं या आत्मनिर्वाह कर रहे हैं। तो देखना है कि यह माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में लगभग कौन सी चीज़ें आती है। तो अगर संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं तो इसमें नॉन टिम्बर्ड प्रोड्यूस जो है जंगलों में, लकड़ी नहीं, लकड़ी के बिना की जो प्रोड्यूसेस है, जिसमें हनी आता है, लाख आता है, या आप समझ लीजिए कि केंदू के पत्ते आते हैं, इत्यादि चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसमें समाहित होंगी, इसमें इंक्लूड होंगी। तो इन सारी चीज़ों पर बिजनेस करने का अधिकार यह फॉरेस्ट ड्वेलर को यह कानून देता है। तो ये अपने आप में बहुत ही एक अच्छी बात है। देखेंगे, द एक्ट डिफाइंस इट टू इंक्लूड ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन इंक्लूडिंग केंदू लीव्स, बाम्बू, हनी, वैक्स, लाख, हर्ब्स, रूट्स, ट्यूबर एंड द लाइक। सारी चीज़ें जो कि लकड़ी के व्याख्या में नहीं आती, ऐसी सारी जंगलों में उत्पन्न हुई चीज़ें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आएंगी। और ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का व्यवसाय जंगलों में रहने वाली प्रजातियां, आदि जाति के लोग इत्यादि लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो केंदू लीव्स है ये एक प्रकार के पत्ते होते हैं जो कि ट्रेडिशनल सिगरेट्स को बनाने में काम आते हैं, यानी कि बीड़ी बनाने में काम आने वाले यह पत्ते हैं। साथ ही में बाम्बू तो हमें मालूम ही है, हनी यानी कि जो है जिसे जो मधुमक्खियाँ बनाती है उसे हनी कहते हैं। साथ ही में वैक्स है जो कि कई सारे प्लांट्स में से उत्पन्न होता है, लाख है वो भी एक प्लांट में से उत्पन्न होता है, अन्य प्रकार के हर्ब यानी कि छोटे छोटे पेड़ पौधे, ट्यूबर यानी कि कोई कंद फल, ठीक है, जो कि ज़मीन के नीचे जो है वो कल्टीवेट होता है, या आप समझ लीजिए कि वो बोन होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आएंगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इन सारी चीज़ों का व्यवसाय जंगलों में रहने वाले लोग, आदि जाति के लोग जो जेन्युइन फॉरेस्ट ड्वेलर्स है वे बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये कानून सुनिश्चित करता है। आगे देखें तो तीसरी व्याख्या है हमारे सामने, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो देखेंगे इस व्याख्या में कौन कौन से लोग आते हैं। इट इंक्लूड्स द मेंबर्स और कम्युनिटीज प्राइमरीली रिसाइडिंग इन एंड डिपेंडिंग फॉर द लाइवलीहुड ऑन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड एंड ऑल्सो द पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज, यानी कि चरवाहा है। और इंक्लूड्स द मेंबर्स और कम्युनिटी प्राइमरली, यस, ऐसे व्यक्तियों को और ऐसे पूरे समूहों को आइडेंटिफाई करता है या उसकी व्याख्या करता है कि जो ऐतिहासिक रूप से यहाँ जंगलों में रहते हैं, जंगलों के जो है प्रोड्यूसर्स के ऊपर, जंगलों के उत्पाद के ऊपर आधार रखते हैं, अपना आर्थिक आधार रखते हैं। तो वे सारे लोग यहाँ वैसे सारी कम्युनिटी यहाँ फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स के डेफिनेशन में फॉल करती है। और जो आखिरी है सेक्शन 2 की डेफिनेशन की लिस्ट में, वो है अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा कि जो कई सारे जो है दशकों से यहाँ जंगलों में ही रहते हैं और एग्जैक्टली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जैसे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसमें इट इंक्लूड्स द मेंबर्स और कम्युनिटीज रिसाइडिंग प्राइमरली इन फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 3 जनरेशन। यहाँ इन लोगों के लिए मापदंड दिया गया है, मगर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में है उन लोगों के लिए कोई मापदंड नहीं है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में होना ही अपने आप में एक अच्छा मापदंड है, तो उनको कोई अन्य मापदंड की जरूरत नहीं कि कितने साल पहले जंगलों में आए, कितनी पीढ़ियों से रह रहे हैं। मगर अदर देन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फॉरेस्ट ड्वेलर अदर देन शेड्यूल्ड ट्राइब्स विल नीड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन, और वो है 3 पीढ़ी। 2005 के पहले, 13 दिसंबर 2005 के पहले 3 पीढ़ियों से अगर कोई समूह, अगर कोई कुटुंब जो है वो जंगलों में रहता है, और ठीक वैसे जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स जंगलों के उत्पाद के ऊपर निर्भर करते हैं वैसे ये करते हैं, देन दे विल बी टर्म्ड एज ए अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, और इनको भी हक रहेगा जितना शेड्यूल्ड ट्राइब्स का हक है। तो ये सारी डेफिनेशंस की बात है जो हमने सेक्शन 2 में देखी। बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशंस है, प्रिलिमिनरी में भी काम आ सकती है, साथ ही में मेंस की परीक्षा में भी काम आ सकती है। ठीक है, मेंस की परीक्षा में अगर ऐसे लॉज को हमें क्रिटिकली इवेल्युएट करना है या ऐसे लॉज का रेफरेंस लिख के हमें कुछ और बातें बतानी है, तो यहाँ भी इसका हम निश्चित रूप से उपयोग कर सकते हैं। और प्रिलिमिनरी में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिलिमिनरी में कई सारे जो है ऐसे हमें कथन पूछे जाएंगे, ठीक है, और कहा जाएगा कि आप उपयुक्त कथनों में से सही या
जो है गलत कथनों को चुने तो आपके लिए वहाँ भी ये फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये बात रही व्याख्याओं की। आगे देखें तो सेक्शन 3 के मुताबिक हमें फॉरेस्ट राइट देखना है, जो कि कहते हैं द मेन राइट्स ग्रांटेड बाय द एक्ट। सबसे प्रथम इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट, व्यक्तिगत भी है सामूहिक भी है। यहाँ समझना है टू होल्ड एंड लिव इन लैंड फॉर हैबिटेशन एंड सेल्फ कल्टीवेशन। यस, व्यक्तिगत भी है सामूहिक भी है। इन लोगों को हक दिया हुआ है कि आप जिस जगह पर रहते हैं आप यह जगह को छोड़े नहीं तो भी चलेगा, आप यह जगह को रहने के लिए यूज़ करें, साथ ही में सेल्फ कल्टीवेशन के लिए यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए भी यह जगह को आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिटी राइट्स इंक्लूड निस्तार एंड द लाइक and the use or entitlement of fish, another traditional resource, access to nomadic and pastoralist communities। तो यह फॉरेस्ट उत्पाद की बात है कि कुछ प्रकार की फॉरेस्ट उत्पाद के ऊपर भी इन लोगों का ही हक बनेगा, सरकार जो है वो इसके बीच में नहीं आएगी। साथ ही राइट टू ओनरशिप, एक्सेस टू कलेक्ट, यूज एंड डिस्पोज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हमने गिनी डेफिनेशन में, वो सारी चीज़ों के ऊपर उनके ट्रेड करने का, उनके उत्पाद करने का, उनको बेचने का, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का सारा हक इन लोगों का ही रहेगा, सरकार इसमें इंटरफियर नहीं करेगी। साथ ही राइट्स ओवर डिस्प्यूटेड लैंड्स वेयर क्लेम्स आर नॉट येट एसरटेन्ड। यस, ऐसे डिस्प्यूट्स, ऐसे संघर्ष, ऐसी जमीनों के ऊपर जो चलने वाले संघर्ष होते हैं जिनका अभी परिणाम नहीं आया, तो उनके ऊपर भी यही लोगों का प्राथमिक रूप से हक बनता है। राइट्स ऑफ फॉर कन्वर्जन ऑफ लीज, ग्रांट और पट्टा बाय लोकल अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट। यस, तो ये भी हक इन लोगों का ही है। पट्टा यानी कि एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट्स अ लीज कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग एल्स। मगर इसे देसी भाषा में कई कई जगह पर पट्टा कहा जाता है, किराया पट्टा इसे कहा जाता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट विलेज, अनसर्वेड विलेज एंड अदर विलेजेस इन फॉरेस्ट इनटू रेवेन्यू फॉरेस्ट एंड द राइट ऑफ सेटलमेंट्स इन सच विलेजेस। यस, यानी कि किसी भी विलेज का कन्वर्जन करना, अनक्लासिफाइड में से क्लासिफाई में लेना, अनसर्वेड में से सर्वेड में लेना, जो है सामान्य जंगलों को रेवेन्यू जंगल बनाना, इत्यादि चीज़ों भी यह कानून के मुताबिक ही होगी और जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, जो समूह है, उनके हक में ही, उनके हित में ही होगी। देखें आगे तो rights on community forest reserves to protest, yes, regenerate, conserve and manage it, including sustainable use। जहां समूह रह रहा है आदिजातियों का या अन्य ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स का, वे उस पूरे क्षेत्र को अपनी ओर से यूज़ कर सकते हैं, जैसा चाहे यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, सरकार की तरफ से भी कोई आपत्ति यहाँ उत्पन्न नहीं की जा सकती। फिर उसके बाद राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। यस, राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज यानी कि जो जंगलों के संबंध में जो परंपरागत ज्ञान है, वो ज्ञान के ऊपर भी इन लोगों का ही हक है। क्योंकि आज के दिन ऐसे कुछ नुस्खे होते हैं, ऐसे कुछ बातें होती है जो मात्र और मात्र इन लोगों को ही मालूम होती है। हमने तो यह जीवन को कब का पीछे छोड़ दिया, हमने यानी कि शहरी लोगों ने। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक है, अपने आप में विशेष है, और ये मात्र और मात्र इन लोगों के लिए ही या इन लोगों तक ही सीमित है, ये कहना उचित रहेगा। आगे देखें तो राइट टू इन सिटू रिहेबिलिटेशन विच इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ अल्टरनेटिव लैंड इन केस वेयर दे हैव बीन इलीगली evicted or displaced from forest land of description without receiving their legal entitlement to rehabilitation before 13th of December 2005 यानी कि 2005 के पहले जिन जिन लोगों को अपने जंगलों के ज़मीनों से निकाला गया हो अवैध रूप से, उन लोगों को भरपाई के रूप में अन्य फॉरेस्ट लैंड मिल सकता है। तो ये यहाँ बात है। उसके बाद देखें डाइवर्जन ऑफ forest land under section 3(2). The act empowers the central government to allow the diversion of forest land in certain specified cases provided that it does not result in a fall of more than 75 trees per hectare। yes, सरकार ने अपने लिए एक विंडो रखी है कि कोई ऐसा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आ जाए जो कि देश के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, आर्थिक हित में हो, तो वे कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर है, मगर इसमें एक कंडीशन दी गई है कि इनको अगर जंगल एरिया वे एक्वायर करें तो इनको प्रति हेक्टर 75 ट्रीज से ज़्यादा ये गिरा नहीं सकते। ठीक
ठीक है, इस तरह इन लोगों को डेवलपमेंट काम अपना करना होगा, इस तरीके से अपना प्लान जो है वो घड़ना होगा। तो ये यहाँ एक कंडीशन रखी गई है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ एक प्रकार से एक छूटछाट मिली हुई है, उनको एक हक भी मिला हुआ है। मगर यहाँ अंडर स्पेसिफाइड केसेस की बात हुई है, यहाँ कोई स्पेसिफिक आप समझ लीजिए कोई वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, मगर एक स्पेसिफाइड एक लिबरल टर्म यूज हुई है ताकि सरकार इसे मल्टीपर्पज रूप में यूज कर सके। आगे देखें तो ड्यूटीज ऑफ होल्डर ऑफ फॉरेस्ट राइट अंडर सेक्शन 5, मात्र और मात्र हक की ही बात नहीं हुई है इस कानून में, हक के साथ कुछ फर्जें भी इनको दी हुई है सेक्शन 5 के तहत इस कानून के। तो उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, द ड्यूटीज स्पेसिफाइड आर एज फॉलोस। फर्स्ट वन, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। यस, ये लोग जहाँ रह रहे हैं, सबसे प्रथम तो इन लोगों के द्वारा जंगलों का संरक्षण होना चाहिए जहाँ वे रह रहे हैं। साथ ही वाइल्ड लाइफ का भी संरक्षण होना चाहिए, वन्य जीव जो है उनको भी ये कोई भी प्रकार का नुकसान ना पहुँचाए, ये भी इनकी एक फर्ज है। और साथ ही में बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है, उनका संतुलन भी बनाए रखना होगा। साथ ही इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ एडजॉइनिंग कैचमेंट एरिया, वाटर सोर्सेस एंड अदर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। यस, कैचमेंट एरिया यानी कि रिवर्स का, वाटर सोर्सेस का भी ध्यान रखना होगा, और साथ ही में अदर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, जो कि काफ़ी तौर पर नदियों के आजू बाजू के विस्तार में डेवलप होते हैं, जहाँ काफ़ी मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, तो ऐसे एरियाज को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज माना जाता है। तो इनको कहा गया है कि आपको उसका भी ध्यान रखना है। साथ ही प्रिजर्व फॉरेस्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस आफ्टर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। यस, डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस से दूर होना है। आपने जूम कल्टीवेशन के बारे में सुना होगा, ठीक है। जूम खेती जिसे कहते हैं वो आमतौर पे भारत के उत्तर पूर्व इलाके में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो समूह के द्वारा यह जूम खेती जो है करी जाती है, या जो प्रैक्टिस करी जाती है, इसमें सबसे प्रथम तो वे कोई भी एक जगह जाते हैं, मान लो कि यह 100 एकड़ का या 100 हेक्टेयर का यह पैच है, जंगलों से भरा हुआ है, ठीक है। तो सबसे प्रथम ये पूरे जंगल को साफ करेंगे, ठीक है, उनको जला के काट के साफ करेंगे, फिर कुछ वर्ष यहाँ खेती करेंगे। समझ लीजिए 5 वर्ष इन्होंने खेती की। अब इनको लगा कि भाई अब खेती में जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स लेवल होना चाहिए, वो अब कम हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, यह जगह छोड़ के अन्य 100 हेक्टेयर का एक टुकड़ा ढूंढेंगे, उनको साफ करेंगे, ठीक है। वहाँ 5 वर्ष खेती करेंगे, फिर अन्य एक टुकड़ा जो है ढूंढेंगे, वहाँ खेती करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग जंगलों को काट के आगे बढ़ते हैं। तो ये एक प्रकार से डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस है। तो यहाँ कहा गया है, फर्ज के रूप में कहा गया है कि जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनको ऐसी प्रैक्टिसेस से, ऐसे कार्यों से बचना होगा, ताकि हमारे जंगल बचे, हमारी जैव विविधता बचे, और जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव है वो भी संतुलित रहे। आगे देखें तो यहाँ SDLC और DLC यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, सब डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो ये दोनों कमिटियों का भी गठन राज्य सरकारों के द्वारा होना है, जिसमें 5 अफसर होंगे, और ये लोग जो है वे थोड़ा ध्यान रखेंगे। साथ ही किन किन लोगों को यह जो फॉरेस्ट राइट एक्ट्स है वो एनायत हो, इसका भी ध्यान यहाँ रखेंगे। और ये पूरी चीज़ समझने के लिए हमने एक स्मार्ट आर्ट बनाया है। तो हम यह पूरी प्रोसेस को यह स्मार्ट आर्ट के जो है मदद से उसको देखेंगे, ताकि हमें यह पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो। देखिए, यह पूरा प्रोसेस है, यह पूरी प्रक्रिया है कि कैसे कोई कम्युनिटी बिना हकदार बने, ये इसकी पूरी प्रोसेस है। तो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे प्रथम, क्लेम्स बाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स आर फाइल्ड विद ग्राम सभा। यस, अगर किसी आदि जाति को या अनुसूचित जनजाति को या अन्य परंपरागत जंगलों में रहने वाले लोगों को अगर लगे कि हम इस जमीन के हकदार है, तो वे सबसे प्रथम तो उस ग्राम सभा में अपनी एप्लीकेशन देंगे, अपनी रिक्वेस्ट वहाँ देंगे। स्टेप 2,
ग्राम सभा टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट दैट कैन बी ग्रांटेड। यस, ग्राम सभा देखेगी, प्राइमरी रूप से देखेगी कि क्या इनको सच्चे रूप में फॉरेस्ट राइट्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, इसकी प्राथमिक खराई करेगी। स्टेप 3 में ग्राम सभा कंसोलिडेट्स एंड वेरीफाइज द क्लेम्स एंड प्रिपेयर्स मैप डिलिनिएटिंग आर ऑफ ईच रिकमेंडेड क्लेम। यस, सबसे प्रथम देखेगी दूसरे स्टेप में। फिर तीसरे स्टेप में अगर ग्राम सभा सेटिस्फाई हो जाए तो धीरे धीरे वो अब अपनी प्रोसेस जो है वो शुरू करेगी। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर फॉरेस्ट डीलर्स के द्वारा जो दावे किया गया है उन दावों को वेरीफाई करेगी और देखेगी कि ये कौन कौन सी जगह की बात कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ की जगह तक की बात कर रहे हैं, वे अब ग्राउंड फील्ड पर, ग्राउंड लेवल पर देखेगी। फिर उसके बाद रेजोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एंड कॉपीज फॉरवर्डेड टू सब डिविजनल लेवल कमिटी या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी भी आप उसे कह सकते हैं। देखिए, यहाँ वेरीफाई कर रही है। वेरीफाई करने के बाद अब वो अपनी जो कॉपी है वो सब डिविजनल या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी को सुपर्द करेगी। अब सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी एग्जामिन्स द रिजोल्यूशन पास्ड बाय ग्राम सभा एंड प्रिपेयर्स रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट राइट। ग्राम सभा ने जो ठराव मंजूर किया है वेरीफाई करके, ग्राउंड लेवल चेकिंग करके, और उसके बाद सब डिविजनल लेवल को वो ठराव फॉरवर्ड करके, तो अब यह जो रिजोल्यूशन है वो सब डिविजनल या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास आ गया है। तो भी एग्जामिन करेगी, ये निरीक्षण करेगी। फिर उसके बाद आखिरी स्टेप में यानी कि स्टेप 6 में SDLC फॉरवर्ड्स इट टू डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी गिव्स द फाइनल डिसीजन विच इज बाइंडिंग। यस, फिर यह जो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है वो इसका जो निरीक्षण करके डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को भेजेगी कि भाई इन लोगों को हक देने हैं, इन लोगों का हक बनता है, इत्यादि इत्यादि। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी यह पूरे मुद्दे को देखेगी और उसके बाद वो अपना फैसला सुनाएगी, जो फैसला बाध्य होगा। अगर वो ना बोलेगी तो इनको हक नहीं मिलेंगे, अगर वो हाँ बोलेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तो इनको हक मिलेंगे। अब अगर दो कमिटीज की बात करें तो यहाँ हमने पिछले इस स्लाइड में देखा, देखिए यहाँ यह दोनों लेवल की जो कमिटीज़ है उनका गठन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। ठीक है, यहाँ केंद्र सरकार बिल्कुल जवाबदार नहीं है, राज्य सरकार के द्वारा इनका गठन होगा, जिसमें 5 अफसर होंगे, 5 अधिकारी होंगे। 5 में से एक होगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अधिकारी, दूसरा होगा ट्राइबल अफेयर्स का अधिकारी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, और जो बचे 3 है वे तीनों के तीनों पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अफसर होंगे। तो ये तीनों साथ मिलकर या ये 5 साथ मिलकर यह पूरी कमेटी बनाते हैं, चाहे वो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो। और जैसे हमने आपको बताया और जैसे हमने देखा भी कि यहाँ ग्राम सभा का कितना रोल है। ठीक है, तो जो जंगली विस्तार जिस ग्राम सभा के जुरिडिक्शन में पड़ता है उसका रोल यहाँ आता है। तो ग्राम सभा भी इस तरीके से, जंगल विस्तार के ग्राम सभा जो है वो इस तरीके से थोड़ी पावरफुल है, थोड़ी शक्तिशाली है। तो ये पूरी प्रोसेस की बात है कि कैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स पहले तो क्लेम करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अन्य फॉरेस्ट डीलर्स, और इस क्लेम को यहाँ वास्तविकता के रूप में तब्दील किया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है। भले ही यह स्टेप टू स्टेप हमें याद नहीं रखना, मगर एक बड़ा मत हमारे मन में होना चाहिए। अगर कहीं पर भी पूछा जाए कि कैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वे एनायत होते हैं या एग्जीक्यूट होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इसकी सही प्रक्रिया है, ये हमें मालूम होनी चाहिए। तो आज इस पूरे सत्र में हमने कई सारी चीज़ें देखी, यह पूरा कानून देखा जिस कानून के तहत हमें देखना था कि कैसे यह कानून भिन्न है, कैसे विशेष है। तो हमने देखा कि यह पूरे भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है, यह कानून यूनिवर्सल नहीं है, मगर भारत के नागरिकों के एक चुने हुए वर्गों को यह टारगेट करता है, उनके लिए है, उनको यह संरक्षण प्रदान करता है। अब रही बात इसके क्रिटिक्स की और इम्पोर्टेंस की, तो इसका एक ही क्रिटिक है, इसका एक ही इम्पोर्टेंस है जो मैं आपको मौखिक रूप से जो है समझना चाहूँगा। जिसमें से सर्वप्रथम अगर क्रिटिक्स की बात करें तो क्रिटिक्स कहता है कि कितने साल बीत गए। ठीक है, भले ही आज़ादी के पूर्व कोई मैकेनिज्म नहीं था, मगर आज़ादी के बाद कितने साल बीत गए और इतने साल के बाद हम लोग जागे हैं और इनके हकों की बात कर रहे हैं। तो यही अपने आप में एक अच्छा क्रिटिक्स है। मगर अगर कानून की बात करें तो कानून बहुत ही अच्छा है, और इस कानून से जंगलों में रहने वाले लोग, अनुसूचित जनजातियों के लोगों के जो हक है वे संरक्षित रहेंगे,
उनको ज़मीनी अधिकार मिलेगा। साथ ही अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो अब इम्पोर्टेंस इसका ये है कि अब सरकारों को देखना है, केंद्र सरकार को व राज्य सरकारों को, कि इसका कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हो। इसका इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन ही अपने आप में इसकी एक महत्वपूर्ण बाबत है। ठीक है, तो हमने यहाँ दो चीज़ें देखी। सबसे प्रथम एक क्रिटिक्स देखा, जिसमें देखा कि कितने सालों के बाद यह एक लेट स्टेप है, भले ही लेट है मगर अच्छा स्टेप है, वो एक इसकी सकारात्मक बाबत है, मगर लेट ज़रूर है। और साथ ही में हमने ये भी देखा इम्पोर्टेंस में कि कैसे इसका इम्पोर्टेंस अब बढ़ाया जा सकता है। तो इसका इम्पोर्टेंस अब मात्र और मात्र इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही बढ़ाया जाता है। तो आज हम लोग यहाँ हमारी चर्चा को विराम देते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले सप्ताह में इसी कार्यक्रम के तहत एक नए लॉ, एक नए अभ्यास के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।